ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन के फीचर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन की हिस्ट्री देखी थी, पाइथन के माइलस्टोन्स देखे थे, वर्जन्स का कंपैरिजन किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन फीचर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो फीचर आपके पास आता है वो है आपका सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। ठीक है ना, पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी ये सीधा सीधा एक एक कहें तो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है। जैसे हम जावा की बात करते हैं तो जावा में अगर मेरे को एक कोड बनाना है, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एक क्लास बनानी है, फिर उसके बाद मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, फिर उसके बाद जाके कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, उसके बाद प्रिंट करवाने के लिए लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद जाके मेरे को मैसेज प्रिंट कराना है। तो इतना कोड मेरे को करना ही करना है। यानी क्लास मेरी बनेगी बनेगी, बिना क्लास के नहीं काम कर सकते। मेथड मेरा बनेगा ही बनेगा, बिना मेन मेथड के हम काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये क्या था? कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है। जैसे सी की अगर मैं बात करूं, वहीं सी की अगर बात करता हूं तो सी में मेरे को मेन फंक्शन मेरे को बनाने ही बनाना है, वॉइड मेन लिखना ही है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और उसके बाद जाके मेरे को स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ लिखना है। ठीक है। जबकि पाइथन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है पाइथन में। कोई एक स्पेसिफिक सिंटैक्स को कि भाई फॉलो करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करना है, सिंपल एक स्टेटमेंट अगर मेरे को प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट लिखेंगे हम प्रिंट पैरेंथेसिस, जो भी आपने मैसेज लिखना है। जैसे मैंने कहा हेलो लिखना है तो मैं हेलो लिख दूंगा। ये मेरा पाइथन क्या करेगा? हेलो मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो कोई एक कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं है, तो इसलिए पाइथन को बोला जाता है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। दूसरे फीचर को अगर हम डिस्कस करें तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाँ, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे जावा की हम बात करते हैं तो जावा भी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो अगर कोई वेरिएबल आप वेर कैपिटल में कुछ इस तरीके से ले रहे हो कि VAR, अगर ऐसा कोई वेरिएबल का नाम लिया है आपने, और एक दूसरा वेरिएबल अगर आप ले रहे हो VAR, सॉरी, दूसरा वेरिएबल आप ले रहे हो VAR, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ये कैपिटल VAR, ये स्मॉल VAR, दोनों अलग वेरिएबल कंसिडर होंगे। तो इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखिए। ज्यादा जो दिक्कत आती है हमें वहां पे आती है जब प्री डिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं या प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करते हैं, तो वहां पे इस चीज को जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तीसरे फीचर को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज क्या होता है? दो टाइप की लैंग्वेजेस आपके पास होती है, एक होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, दूसरी होती है डायनामिक टाइप लैंग्वेज। ठीक है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस जहां पे कि हमें डेटा टाइप पहले डिफाइन करना पड़ता है। यानी मुझे अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो मुझे उस वेरिएबल को बताना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है वो इस टाइप की मेमोरी को यूज करेगा। यानी इंटीजर लेना है तो मैं लिखूंगा इंट वेर वन। ठीक है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ। ये होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में क्या होता है? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में ये जो आपका डेटा टाइप डिफाइन होता है, सीधा सीधा अगर कहूँ तो डेटा टाइप जो डिफाइन होता है ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपके लिए करता है। जैसे पाइथन के केस में अगर मैं बात करूं तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है कि भाई हाँ ठीक है, ये जो वेरिएबल है वो इस टाइप का है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखते हैं, मैं अगर सी में काम कर रहा हूँ या जावा में काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मेरे को चाहिए वेर वन, तो हम लिखेंगे इंट वेर वन असाइन, जो भी इसको वैल्यू देनी है, माना कि 12 वैल्यू देनी है, तो इंट वेर वन 12, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया तो उसी टाइम पे मुझे बताना पड़ा वेरिएबल को यूज कर कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंट टाइप का है, यानी इंटीजर टाइप की इसको मेमोरी चाहिए होगी। क्लियर? पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन के केस में क्या होता है? जैसे मैं लिखूंगा पाइथन में वेर वन असाइन 12, ये पाइथन का केस बता रहा हूँ, दूसरा वाला, ये वाला। तो वेर वन असाइन 12, अब क्या होगा? पाइथन में जब मैं कोड को इंटरप्रेट करूंगा तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो ये वेर वन किस टाइप का हो गया? इंट टाइप का हो गया। अगर मैं इसी की जगह में स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ BCA लिख देते हैं इसके अंदर, तो अब ये क्या हो गया? वेर वन आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। रन टाइम पे यानी इंटरप्रिटेशन टाइम पे आपके जो वेरिएबल का टाइप डिफाइन हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो पाइथन आपकी क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है।
तीसरे फीचर को हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो दो टाइप की लैंग्वेजेस आपके पास होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि यूजर यानी प्रोग्रामर और आपकी सिस्टम के बीच में एक लेयर काम कर रही है, जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे अगर हम मशीन की बात करें, मेरा सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या समझेगा, सिस्टम कोड्स को समझता है, यानी 0101। ठीक है, अब हम अगर कोड लिख रहे हैं तो हम किस में लिख रहे हैं, क्या हम 0101 लिखते हैं, नहीं, हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट हेलो। ठीक है ना, तो ये जो प्रिंट है इसको कन्वर्ट करना है आपकी किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। तो वो सारी लैंग्वेजेस किस जगह आती हैं, ये आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद आता है इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज। इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी एरर्स होती हैं। पाइथन जो है ये इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अगर इसी कोड में मैं दिखाऊं, यहाँ पे से 7th लाइन से हम लोग बात करें, तो अगर मैं एक सी में कोड लिखता हूं, हम लिखते हैं वॉइड मेन फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं प्रिंट एफ हेलो। कुछ ऐसे तरीके से सी में हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एक मैसेज प्रिंट हेलो प्रिंट करवाने के लिए कोड यही बनेगा, वॉइड मेन प्रिंट एफ हेलो। ठीक हो गया। तो यहां पर देखिएगा, जब मैंने मेन फंक्शन लिया तो यहाँ पे क्या यूज किया, करली ब्रेसेस को यूज किया। करली ब्रेसेस का काम क्या है, करली ब्रेसेस आपके कोड की बॉडी को डिफाइन करते हैं, किसी स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को डिफाइन करते हैं कि हाँ भी ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जो भी इस करली ब्रेसेस के अंदर है वो सारा का सारा बॉडी किसकी है, वो मेन फंक्शन की है। ठीक हो गया। पाई अब यहां पे देखिएगा वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस प्रिंटफ, या आप चाहो तो ऐसे भी इस कोड को लिख देते हो। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही ये कोड काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तो अभी छोटा सा कोड है, इसको अगर हम बहुत बड़ा बना देते हैं कोड को, अगर 100-200 लाइन का कोड बनाते हैं और इस तरीके से अगर लिखते हैं, तो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता, इजीली हम लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा तो इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अब पाइथन के लिए हम कहते हैं भाई पाइथन क्या है, इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहली चीज, कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होगा पाइथन में। कर्ली ब्रेसेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब कर्ली ब्रेस नहीं लगाएंगे तो बॉडी कैसे डिफाइन होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक किस बॉडी में आ रहा है। उसके लिए देखिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे माना कि एक फंक्शन में बना रहा हूँ, या फिर एक इफ कंडीशन बनाते हैं, तो हमने कहा इफ, क्या कह रहा हूं मैं, इफ 4 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ काम मेरे को करना है। अगर 4 5 से बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूं, 4 अगर 5 से बड़ा है, या चलिए वेरिएबल ले लेते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो करना क्या है, हेलो प्रिंट करवाना है। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन कोलन एंटर, यहां पे यूज करेंगे आप टैब। ठीक, और यहां पे जो भी आपने काम करवाना है इससे, आपने कहा प्रिंट हेलो। ठीक, एक मैसेज और मेरे को प्रिंट कराना है इसी के साथ, तो हमने कहा प्रिंट बाय। अब देखिएगा, इस इंडेंटेशन पे यानी इस लाइन के साथ साथ जो भी कोड हम लिखते रहेंगे, वो सारा जो स्टेटमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, इस ए ग्रेटर देन बी, यानी कि इस इफ ब्लॉक के वो स्टेटमेंट्स होंगे। अगर मेरे को अपने स्टेटमेंट्स खत्म करने हैं, यानी इस ब्लॉक को बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैक स्पेस ले लेंगे, यानी दोबारा से हम इधर पहुंच गए। इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन आपकी क्या है, इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। अगले फीचर को देखें तो यहाँ पे नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप। ठीक है, यानी किसी वेरिएबल का डेटा टाइप दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने जब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहा था, तो वहीं से ये फीचर आ रहा है आपका, कि जब मैं सी में या जावा में काम कर रहा था, तो मेरे को जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, तो उसका टाइप बताना जरूरी था। अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ कि भाई टाइप नहीं बताता, डायरेक्ट लिख देता हूँ var1 असाइन 12, तो जावा है, सी है, ये लैंग्वेजेस क्या करेंगी, एरर शो करेंगी आपको। क्लियर। लेकिन पाइथन में आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, जैसा अभी हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। इस वेरिएबल को जिस टाइप की वैल्यू आप असाइन करोगे, उसी टाइप का ऑटोमेटिकली इसका टाइप डिफाइन कर दिया जाएगा, हो जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, आपका नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप, डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है वेरिएबल का। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है।
ठीक है, दो चीजें होती हैं, कंपाइलर बेस और इंटरप्रेटर बेस। तो पाइथन आपकी क्या है, इंटरप्रेटर बेस लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को आपके चेक करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा कोड एक साथ कंपाइल करता है, ठीक। तो एक कॉमन सा डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो दूसरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिलहाल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है पाइथन, यहाँ पे कंपाइलर का कोई काम नहीं होता। इन्हीं फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं, तो यह एम्फेसाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी, बिल्कुल पाइथन कोड जो होगा वो कोड रीडेबिलिटी पे ज्यादा पाइथन में फोकस किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसके कोड सिंपल हैं। अभी जैसे हम लोगों ने था भी डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना है और आपने कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए, तो एक रीडेबल फॉर्म में कोड आ रहा था। तो ये कोड रीडेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे सी में जब डेटा स्ट्रक्चर, सी के थ्रू हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो कोई अगर किसी आपने पढ़ा होगा रीलॉक फंक्शन या फ्री फंक्शन, वो क्या करता है, मेमोरी को फ्री करने का काम करता है। जैसे सी का अगर एग्जांपल दूं या जावा का सी का, सॉरी जावा का नहीं, सी का अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने कहा भाई एक वेरिएबल मैंने लिया कुछ इस तरीके से, हमने कहा इंट वेर वन, ये सी में मैं काम कर रहा हूँ, इंट वेर वन मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ, क्या कर रहा हूं, वेर वन की वैल्यू को प्रिंट करवा दे रहा हूं बस, ठीक है। तो देखो वेर वन के पास कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को मैं सी में चलाता हूँ, वेर वन की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो क्या रिजल्ट मिलता है हमको, गार्बेज वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू उठ के आ जाती है, वो वैल्यू मिलती है। तो वो वैल्यू आई कहाँ से, वो वैल्यू क्या है, हमारे सिस्टम में पहले से है, कोई वेरिएबल पहले हमने यूज किए थे, उनकी वैल्यू है पहले से, वो वैल्यूज उठ के आ रही है और वो प्रिंट करवा दे रहा है, यानी मेमोरी फ्री नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, मेमोरी वेस्ट हो रही है हमारी, ठीक हो गया। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे ही आप अपने कोड को यूज करते हो, आपने अपना कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, तो जितनी भी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हुई थी या आपके प्रोग्राम को जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रीएलोकेट हो गई, यानी कि फ्री हो गई। जबकि सी के केस में आपको उस मेमोरी को फ्री करना पड़ता है रीलॉक फंक्शन या फ्री फंक्शन के थ्रू, जबकि यहाँ पे आपको मेमोरी फ्री करने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है पाइथन। लार्ज लाइब्रेरी, जैसे सी के पास अपनी लाइब्रेरी है, जैसे आप कहते हो सी के अगर कुछ हेडर फाइल्स हैं आपके पास, जैसे आईओ, एसटीडीआईओ है, कोनियो है, ठीक है, मैथ है, तो ये कहाँ है, ये हेडर फाइल्स कहाँ है, लाइब्रेरी में स्टोर है सी की, ठीक हो गया। ऐसे ही जावा के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जावा में आपके पास स्कैनर क्लास है, ठीक है, और आपका आईओ पैकेज है, और आपका लैंग पैकेज है, तो ये कहाँ है, जावा की लाइब्रेरी में स्टोर है। इसी तरीके से पाइथन की भी अपनी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस, मेथड्स, प्री डिफाइंड क्लासेस रखी गई हैं, जिन्हें कि आप अपने बाद में यूज कर सकते हो। और पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। पाइथन के लिए बोला जाता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप पाइथन में नहीं कर सकते, वो केवल इसीलिए कि इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। इसी वजह से पाइथन इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और हर एक एप्लीकेशन में हर जगह ये यूज हो रही है। आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, आप एआई पे काम कर रहे हो, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो पाइथन के थ्रू, तो उसकी वजह यही है कि इसके पास जो लाइब्रेरी है अपनी, वो बहुत बड़ी है। नेक्स्ट फीचर को देखें तो ये मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, ठीक है। मल्टी पैराडाइम कहने का मतलब है कि ये ऊप्स को भी यूज करती है और प्रोसीजरल कोडिंग भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे सी के लिए बात करें, तो सी के किस पे काम करती है, केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, वहां पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही हम लोग करते हैं। जावा की बात करते हैं, तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी ऊप्स के कंसेप्ट पे काम करते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे अगर आपको जरूरत है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, तो आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। आपको अगर जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोचेस को सपोर्ट करती है, इस वजह से इसे बोला जाता है मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।